नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की किताब हमारा पर्यावरण का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वायु। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये हमें उसी हवा के बारे में बताता है जिसमें हम हर पल हर सेकंड सांस लेते हैं। तो चलिए किताब के साथ साथ इसे लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो चैप्टर की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट से होती है। किताब हमें बताती है वायुमंडल के बारे में, जो हमारे लिए आप जानते हैं एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। अब ये कैसे करता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये वायुमंडल है क्या? देखिए, किताब में लिखा है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक मोटा सा कंबल, एक मोटी सी चादर लिपटी हुई है और इसी को हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हम इंसान हों, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, सब के सब जिंदा रहने के लिए इसी वायुमंडल पर डिपेंड करते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर ये हवा का कंबल, ये चादर न होती तो क्या होता? तो होता ये कि दिन के समय हम सूरज की तेज गर्मी से बिल्कुल जल जाते और रात में कड़ाके की ठंड से जम जाते। तो असल में ये वायुमंडल ही है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है और इसे हमारे रहने लायक बनाता है, लिवेबल बनाता है। अच्छा, अगला सवाल मन में ये आता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो आखिर बनी किस चीज से है? क्या ये कोई एक ही गैस है? नहीं, असल में ये बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर है। तो चलिए अब इसके कॉम्पोजिशन को, यानी इसकी बनावट को समझते हैं। सब लोग इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये हमें हवा की बनावट, उसका कॉम्पोजिशन दिखा रहा है। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो पूरा 78% है, वो है नाइट्रोजन गैस का। और उसके बाद 21% के साथ दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसें ही मिलकर हवा का करीब करीब 99% हिस्सा बना देती हैं। और जो बाकी का बचा हुआ सिर्फ 1% है ना, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरी सभी गैसें आ जाती। तो जैसा हमने देखा, नाइट्रोजन हवा में सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ी सी नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों में चली तो जाती है, पर हम उसे वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों के लिए ये गैस बहुत बहुत जरूरी है। पर मजे की बात यह है कि पौधे इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते। तो फिर कैसे लेते हैं? होता यह है कि मिट्टी में और कुछ पौधों की जड़ों में खास तरह के जीवाणु यानी बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर उसका फॉर्म बदल देते हैं और तब जाकर पौधे उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ये तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है ना? हम सभी इंसान और जानवर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है हरे पौधे। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और इस तरह नेचर में ऑक्सीजन का एक बैलेंस बना रहता है। देखिए, ये बैलेंस प्रकृति के लिए कितना जरूरी है, ये बात हम अपनी एजुटेकन की क्लास में हमेशा याद रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे? क्योंकि हरे पौधे इसी गैस का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं और बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। और हम इंसान और जानवर क्या करते हैं? हम सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो एक तरह का बैलेंस बना हुआ है। पर यह बैलेंस तब तक ही बना रहता है जब तक हम कोयला और पेट्रोल जैसे फ्यूल नहीं जलाते, क्योंकि इनको जलाने से क्या होता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एक और बहुत जरूरी काम करती है। ये पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है ना, उसे वायुमंडल में ही रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है। और इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये गैस ना होती तो हमारी धरती इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती कि यहाँ रहना ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर फैक्ट्री और गाड़ियों के धुएं की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब ये गैस ज्यादा गर्मी रोकेगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और टेम्परेचर में इसी बढ़ोतरी को भूमंडलीय तापन, या जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो कहा जाता है।
और इसके असर बहुत खतरनाक हैं। इसकी वजह से पृथ्वी के जो ठंडे इलाके हैं वहां की बर्फ पिघलने लगती है। अब जब बर्फ पिघलेगी तो वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। इससे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं, वहां बाढ़ आ सकती है और लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल की संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग परतों यानी लेयर्स में बटा हुआ है, जो पृथ्वी की सतह से ही शुरू होती हैं। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। ये वायुमंडल की 5 लेयर्स को दिखा रहा है। हम एक एक करके नीचे से ऊपर की तरफ इन्हें समझेंगे। तो सबसे नीचे देखिए, जो लेयर पृथ्वी की सतह से बिल्कुल सटी हुई है उसे कहते हैं शोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। ये सबसे जरूरी परत है क्योंकि हम सब इसी परत में रहते हैं। इसकी एवरेज हाइट करीब 13 किलोमीटर है और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, कोहरा छाना या ओले पड़ना, वो सब की सब इसी लेयर के अंदर होती हैं। अब शोभमंडल के ठीक ऊपर वाली परत को देखिए। ये है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ये करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसकी एक बहुत खास बात यह है कि ये परत बादलों और मौसम की घटनाओं से लगभग फ्री होती है। यहाँ मौसम खराब नहीं होता। इसीलिए जो हवाई जहाज होते हैं उन्हें उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, हमारी रक्षा करने वाली जो ओजोन गैस की परत है वो भी इसी समताप मंडल में ही होती है। अब तीसरी परत पर आते हैं। ये है मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। आप लोगों ने कभी टूटता तारा देखा है? असल में वो तारा नहीं होता, वो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स होते हैं, जो जैसे ही इस परत में एंटर करते हैं वो जल जाते हैं। मध्य मंडल के और ऊपर है बाह्य वायुमंडल, जिसे थर्मोस्फियर भी कहते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है और जो रेडियो हम सुनते हैं उसको चलाने में मदद करने वाला जो आयन मंडल यानी आयोनोस्फियर है वो भी इसी परत का एक हिस्सा है। और अब आते हैं सबसे ऊपर, सबसे बाहरी परत पर। इसे कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। ये हवा की सबसे पतली परत होती है। यहाँ हवा बहुत ही कम होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसें हैं वो यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर के अगले सेक्शन पर आते हैं, मौसम और जलवायु यानी वेदर एंड क्लाइमेट। अक्सर हम लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर असल में इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि क्या अंतर है। तो देखिए, मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन की कंडीशन है। जैसे हम कहते हैं ना, आज मौसम बहुत अच्छा है, या अचानक मौसम बदल गया, सुबह धूप थी पर शाम को बारिश हो गई। ये मौसम का बदलाव है। मौसम बहुत जल्दी जल्दी एकदम से बदल सकता है। दूसरी तरफ जलवायु यानी क्लाइमेट किसी जगह के मौसम का एक लंबे समय का एवरेज होता है। जैसे जब हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है, तो ये हम कई सालों के मौसम के पैटर्न के आधार पर कहते हैं। अच्छा, मौसम और जलवायु को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ मेन एलिमेंट्स को समझना होगा। ये है तापमान, वायु दाब और पवन यानी टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड। ये तीनों मिलकर ही किसी भी जगह के मौसम का मिजाज तय करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। हवा में जो गर्मी और ठंडक होती है उसी को हम तापमान कहते हैं। अब तापमान को अफेक्ट करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आतपन, जिसे इंग्लिश में इंसुलेशन कहते हैं। आतपन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सूरज से आने वाली वो एनर्जी जिसे पृथ्वी अपने अंदर सोख लेती है, और ये एनर्जी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये कम होती जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर यानी पोल्स पर बर्फ क्यों जमी रहती है। अब आते हैं वायु दाब यानी एयर प्रेशर पर। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि हवा हमारे शरीर पर हर तरफ से बहुत ज्यादा दबाव डालती है, पर हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा शरीर भी अंदर से बाहर की तरफ उतना ही दबाव लगाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। अब किताब का ये साइड बॉक्स देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। चांद पर हवा तो है नहीं, तो वहाँ एयर प्रेशर भी नहीं है। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेशल स्पेस सूट के वहाँ चला जाए तो उसके शरीर के अंदर के दबाव से उसकी खून की नसें यानी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी। हमेशा याद रखिए, हवा जो है वो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहती है, और इसी बहती हुई हवा को हम पवन या विंड कहते हैं। अब ये पवनें भी अलग अलग तरह की होती हैं। इनको मेन
3 टाइप्स में बांटा गया है। पहली है स्थायी पवनें या परमानेंट विंड्स। ये वो हवाएं हैं जो साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। दूसरी है मौसमी पवनें यानी सीजनल विंड्स, जो मौसम के हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भारत की मानसूनी हवाएं। और तीसरी है स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स, जो किसी छोटे से इलाके में किसी खास टाइम पर चलती हैं, जैसे गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा लू। चलिए अब हम चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम आर्द्रता और वर्षण यानी ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के बारे में जानेंगे। ये दोनों ही पानी से जुड़े हुए हैं और हमारे मौसम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। देखिए, जब जमीन से या तालाब नदी से पानी भाप बनकर उड़ता है तो उसे हम कहते हैं जलवाष्प या वाटर वेपर। हवा में इसी जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो हम कहते हैं ना कि आज बड़ा ह्यूमिड दिन है। ऐसे दिनों में कपड़े भी देर से सूखते हैं। अब यही जलवाष्प जब ऊपर जाकर ठंडा होता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और इन्हीं से बादल बनते हैं। और जब ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं। लेकिन कभी कभी ये हवा और बारिश बहुत ही विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव रूप भी ले लेते हैं। जैसा कि 1999 में उड़ीसा में एक चक्रवात, एक साइक्लोन आया था। आप सोच कर देखिए, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही थी और 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होती रही। ये तस्वीर उसी तबाही की है। इससे हमें पता चलता है कि प्रकृति में कितनी शक्ति है। तो बारिश यानी वर्षा हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है ये तो हम जानते ही हैं। पेड़ पौधों और जानवरों के जिंदा रहने के लिए और हमें पीने का साफ पानी मिले, इसके लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। अब मेन बारिश 3 तरह की होती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। हाँ, एग्जाम के लिए इन तीनों टाइप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप सब लोग खास ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने वायु के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि वायुमंडल क्या है और ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों है। हमने हवा के कॉम्पोजिशन को और वायुमंडल की 5 लेयर्स को समझा। मौसम और जलवायु के बीच का जो फर्क है वो भी अब हमें क्लियर हो गया है। और आखिर में हमने तापमान, पवन और वर्षा जैसी चीज़ों को भी समझा। तो ये चैप्टर हमें यही याद दिलाता है कि ये वायुमंडल हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है।